Assalamu alaikum dear student and all the viewers. I hope all of you will be fine. Students, this is me Muhammad Waleed Anjam. Today I am going to discuss with you the topic about electrostatics. Electrostatic is basically the very first chapter in second year physics. If we look at the worldly meanings of the term electrostatics, electro means charges and static means at rest. So basically what we are going to discuss in today's lecture is about the behavior of the charges at rest. The study of charges at rest under the action of electric force. यहाँ पर जो हमारे पास स्टूडेंट टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, हम इनकी मार्किंग कर देते हैं. लेट्स से दिस इज नंबर 1 चार्जेस. हम चार्ज को डिस्कस करेंगे क्या है, और इलेक्ट्रिक फोर्स को हम नंबर 2 कैटेगराइज कर लेते हैं. चार्ज. अब स्टूडेंट बात करते हैं हम चार्ज की. तो चार्ज बेसिकली क्या है? चार्ज किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल की इंट्रिंसिक नेचर. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंट्रिंसिक नेचर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल. फंडामेंटल पार्टिकल्स किस लिए? टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर पार्टिकल्स. चार्ज की अगर हम टाइप्स की बात करें, देयर आर 2 kinds of the charges. 2 kinds जो हैं चार्जेस की, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्जेस और दूसरे कौन से हैं जी? नेगेटिव चार्जेस. और हमारे पास कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं, जिनको हम आसान लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. लंप सम चार्ज उनके ऊपर नहीं होता कोई. इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस से मुराद एक जैसे चार्जेस, वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं या वो दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं. जब इस तरह का कोई भी सिनेरियो होगा तो हम कहते हैं कि वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक से मुराद क्या है यहां पर कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव. अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो चूंकि ये डिफरेंट यार ऑपोजिट नेचर के हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. चार्ज के अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट ऑफ द चार्ज बेसिकली जो है दैट इज कूलम. हम लोग ये बात पढ़ के आ चुके हैं कि जो चार्ज कूलम होता है जिसका यूनिट, इससे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? Q से, विच इज इक्वल्स टू I T. I यहाँ पर जो टर्म है
इलेक्ट्रिक करंट के लिए है, और इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम यूनिट देखें तो वो क्या है एम्पेयर, और टाइम का यूनिट क्या है सेकंड। तो एम्पेयर सेकंड इज बेसिकली इक्वल्स टू कूलम। यहाँ पे एम्पेयर सेकंड इज इक्वल्स टू कूलम। इसी तरह से स्टूडेंट हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की हमारे, दैट वाज इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली वो रीजन है जो कि चार्जेस के एग्जिस्टेंस की एक हमें बेसिक रीजन प्रोवाइड कर रही है। हम ये कहते हैं कि जितने भी एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में अगर बाइंडेड फॉर्म में हैं तो उनकी रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। हमारी अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी को देखें, दैट इज इंटायरली मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो हम ये कहेंगे कि हमारी अपनी एग्जिस्टेंस की वजह भी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस ही हैं जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स के ज़ेरे असर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दैट इज बेसिकली दैट holds positive and negative charges to make up atoms एंड मॉलिक्यूल्स। और हम अपनी एग्जिस्टेंस की जो रीज़न है वो भी किसको दे सकते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स को। स्टूडेंट्स इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारी जो डिस्कशन है दैट इज अबाउट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो था ये हमें बेसिकली प्रोवाइड करता है टू measure the quantitative nature of the force that exists between the charges। 1784 AD एक मिलिट्री इंजीनियर था जिसका नाम था चार्ल्स कूलम। उसने एक लॉ प्रपोज किया। उस लॉ के ज़रिए से बेसिकली हम चार्जेस के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस ऑफ द रिपल्शन हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं इस लॉ की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, मतलब फोर्स कोई भी हो सकती है बिटवीन पॉइंट चार्जेस, जो चार्जेस के दरमियान में मौजूद है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर स्टूडेंट्स हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें इस स्टेटमेंट को समझना आसान हो जाएगा। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ये दोनों जो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और सेंटर टू सेंटर इनके सेंटर्स के दरमियान में जो फासला है दैट इज इक्वल्स टू R। अब अगर हम देखें तो ये चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और हम यहां पर अभी पीछे पढ़कर आ चुके हैं कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं या दोनों अगर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, चूंकि वो लाइक चार्जेस कहलाते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे।
तो स्टूडेंट्स जब वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये जो Q1 Q2 पर एक फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से ये इस Q2 को अपने से अवे मूव करवाएगा। इसी तरह से ये चार्ज भी इस पर एक फोर्स लगाएगा और ये इसको अपने से अवे मूव करेगा। तो हम यहाँ पर ये एरोज बना रहे हैं जो इस बात की इंडिकेशन है कि ये दोनों एरोज एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। ये फोर्स जो चार्ज 1 पर लग रही है किसकी वजह से, चार्ज 2 की वजह से, हम उसे लिख सकते हैं F12। और ये फोर्स जो चार्ज 2 पर लग रही है किसकी वजह से, फर्स्ट चार्ज की वजह से, हम उसे क्या लिख सकते हैं F21। अब इन दोनों साइंस के लिहाज से अगर हम देखें, चूंकि ये लाइक चार्जेस हैं, तो अब हम स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट पर आते हैं कि द फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन, चूंकि इस केस में तो रिपल्शन है, बिटवीन पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। यानी कि फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इसकी मैग्नीट्यूड Q1, इसकी मैग्नीट्यूड Q2, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो फोर्स। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके दरमियान में जो फासला था जो कि हम किसके इक्वल कह चुके हैं, R के, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम इनको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हमारा जो क्यूमुलेटिव फॉर्म इसका जनरेट हो जाएगा, दैट इज Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहां पर ये जो K है, दिस K is basically called the proportionality constant. Proportionality constant, which is also called electrostatic constant. और इस K की जो वैल्यू है किसके इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इस K की वैल्यू की डिपेंडेंस की बात करें कि ये किस पर डिपेंड करती है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं डिपेंडेंस। तो हम अगर इसकी डिपेंडेंस की बात करते हैं तो ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड अदर वन इज नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस। चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम है उनकी नेचर क्या है उस पर डिपेंड करती। यहां पर जो एक टर्म न्यू आ गई है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट, विच इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस जो है एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
इस वैल्यू को अगर हम इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो हमारे पास जो k का रिजल्ट आ जाएगा, k इक्वल्स टू 1/4, पाई की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की जगह पर जो हम वैल्यू पुट करेंगे 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। अभी हमने एक बात की कि जो k है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, k की वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ द यूनिट्स पर और नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस पर। इन चार्जेस के दरमियान में कौन सा मीडियम है। अभी हम यहां पर फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, तो मतलब इन चार्जेस के दरमियान में यहां पर क्या है, फ्री स्पेस है। हमारे पास इसी k की वैल्यू की लिहाज से हम अपनी इसी टर्म को, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। k की वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो हमारे पास जो F फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगी, k की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला के जरिए से चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो हम बहुत ही आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास ये जो फोर्स है इसकी, चूंकि हमें पता है कि ये एक वेक्टर टर्म है, तो वेक्टर टर्म की हमारे पास डायरेक्शन भी होगी, और उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अगर इस एक डायग्राम को देखें, अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स है, कि जो फोर्स है वो कहां एक्ट करती है। हम इस फोर्स को म्यूचुअल फोर्स का भी नाम देते हैं। म्यूचुअल फोर्स का नाम इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों चार्जेस की एक बाहमी फोर्स होती है जिसमें दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होते हैं, लेकिन वो फोर्स एक्ट कहां पे कर रही होती है, उसके लिए हम लिखते हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, कि वो लाइन जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही होती है उसी के अलोंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर इस Q1 और Q2 को देखें तो ये डॉटेड लाइन जो है ये इन दोनों चार्जेस को आपस में ज्वाइन कर रही है, तो जो फोर्स आपस में इन दोनों की होगी वो इसी लाइन के अलोंग होगी। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि चार्ज Q2 पर चार्ज Q1 एक फोर्स लगा रहा है, तो उस फोर्स को मैंने रिप्रेजेंट किसे किया, F21, फोर्स ऑन चार्ज 2 बिकॉज ऑफ द चार्ज 1। इसी तरह से जब Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा तो वो क्या होगी, F12, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो हम कहते हैं कि ये म्यूचुअल फोर्स एक्ट कहाँ कर रही है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। और म्यूचुअल फोर्स से हमारी मुराद ये भी होती है कि ये दोनों चार्जेस जो होते हैं ये एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं, लेकिन चूंकि ये दोनों अगर फोर्सेस की डायरेक्शन देखें तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, तो हम इनको कहते हैं कि इनके साइंस एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। हम इसी को बेस बनाकर ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की भी एक ग्लिम्स हमें प्रोवाइड करता है। किस तरह से, इस लिहाज से कि एवरी एक्शन फोर्स हैज अ रिएक्शन विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब ये जो फोर्स है F21, चूंकि अगर इसकी वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखें
तो हम कहेंगे कि इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम इसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे वो इसी की डायरेक्शन में होगा, और उसको हम क्या लिखते हैं, r21 और यूनिट वेक्टर। और इसी तरह से इसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसे हम क्या लिखेंगे, r12 यूनिट वेक्टर। और अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी वेक्टर फॉर्म है F12। जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साथ उसके लिए यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, तो दोनों फोर्सेज F12 और F21 की यहाँ पर ये फॉर्म्स लिख दी गई हैं। अब इसी के साथ हम ये देखते हैं कि अगर चार्जेस के दरमियान में जब फ्री स्पेस थी तो हम उसे कह सकते हैं कि जो फोर्स वैक्यूम की वजह से थी वो किसके इक्वल थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r²। अब अगर हम चार्जेस के दरमियान में कोई और मीडियम रख दें तो उसका क्या इफेक्ट होगा इस फोर्स पे, इसको हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम चार्जेस के दरमियान में। जब भी कोई दूसरा मीडियम आएगा जिसको हम कहते हैं कि वो एक बेसिकली इंसुलेटिंग मटेरियल है, इफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल such as dielectric is placed between the charges, तो उससे हमारे पास ये जो फोर्स होगी, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, क्या इफेक्ट होगा, तो वो फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। फोर्स बिटवीन चार्जेस रिड्यूस by a factor called relative permittivity। relative permittivity represented by epsilon r। अब यहां पर अगर हम ये देखें तो ये जो टर्म रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, दिस इज बेसिकली व्हाट, द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। स्टूडेंट्स, अगर हम चार्जेस के दरमियान, जो कि हम पहले भी बना चुके हैं कि अगर ये दो चार्जेस हैं और सपोज करें कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और इनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है दैट इज R, और यहां पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक अगर हम प्लेस करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट स्टूडेंट्स ये होगा कि हम जो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए फिर लिखेंगे वैल्यू, फिर हम यहां पर क्या लिखेंगे, फोर्स बिकॉज ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, पहले नॉट लिखते थे जो कि परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस थी, अब क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन मीडियम, जो किसकी परमिटिविटी होगी, मीडियम की परमिटिविटी होगी। अब इस एक्सप्रेशन से अगर हम देखें तो जो मीडियम की परमिटिविटी है, अगर हम उसको इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट करें तो वो किसके इक्वल है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ये वाली वैल्यू अब अगर हम इस जगह पर प्लेस करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन मीडियम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r²। और ये क्या है, ये फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम विच इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मीडियम। इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज 1/εr इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो यही एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन आर, और इस टर्म में इसको अगर हम इनसर्कल करें तो ये हमारे पास बेसिकली किसका रिलेशन था, फोर्स ऑफ द वैक्यूम का हम देख सकते हैं। तो हम इस जगह पर लिख सकते हैं फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है। इस रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि मीडियम की वजह से, जो कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम था, उसकी वजह से हमारे पास जो फोर्स, जब मीडियम नहीं था, वैक्यूम था, तो वो फोर्स रिड्यूस हो गई है किस फैक्टर से, एप्सिलॉन आर से, विच इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और ये मैं आपको यहां पर पहले बता चुका हूं। रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली हमें परमिटिविटी के मीडियम के लिहाज से उसकी रिलेटिव अबंडेंस के बारे में इंफॉर्म करती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप you really enjoyed this lecture. Please don't forget to like and subscribe our channel.